नमस्कार दोस्तों, हिंदी टीच एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हिंदी विषय को लेकर टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, डीएसएसबी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादि प्रदेशों की जो टीजीटी, पीजीटी हैं, उनसे जो हिंदी साहित्य के जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए वीडियो है। और इस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन किया गया है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अंत तक बने रहिए और इन प्रश्नों को सॉल्व करिए और अपने आप को चेक करिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और पहला प्रश्न है आपके लिए कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का भी दूसरा नाम है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है पहला पंत, दूसरा शांतिप्रिय द्विवेदी, तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी और चौथा धर्मवीर भारती। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है मित्रों, आपको इस प्रश्न को समझना है और इसके अकॉर्डिंग आंसर चुनना है। प्रश्न कहता है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का भी दूसरा नाम है। ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा है? ऑप्शन है आपके पास पंत, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और धर्मवीर भारती। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। और सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंत। तो ये पंत जी का प्रसिद्ध कोटेशन है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का भी दूसरा नाम है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है। और ऐसे ही और बेहतरीन प्रश्नों की कड़ी में चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समालोचक पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? आपको बताना है कि समालोचक पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन है पहला श्याम सुंदर दास जी, दूसरा ऑप्शन गुलेरी जी, तीसरा ऑप्शन रत्नाकर जी और चौथा बच्चन सिंह जी। चारों में से आपको बताना है समालोचक पत्रिका। और साथ ही दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको दे देते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो समालोचक पत्रिका है कहाँ से निकलती थी। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। आपको इसका उत्तर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आपको बताना है समालोचक पत्रिका कहाँ से निकलती थी। और दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है समालोचक पत्रिका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी जी थे समालोचक पत्रिका के संपादक। और कहाँ से निकलती थी, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे। कौन थे भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक? ऑप्शन है आपके पास पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, दूसरा बाबू तोताराम वर्मा और तीसरा सुधाकर द्विवेदी और चौथा शीतला प्रसाद। चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है। प्रश्न को बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। सही उत्तर कौन सा है? भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। और दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू तोताराम। भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक। ये भी कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये श्रृंखला है। आपको बेहतरीन प्रश्न इसमें मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए संभावित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। पंत की किस रचना से प्रगतिवाद शुरू होता है? पंत की किस रचना से प्रगति युग शुरू हुआ माना जाता है?
पहला युगवाणी से, दूसरा लोकायतन से, या ज्योत्सना से, या चिदंबरा से। चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है। प्रश्न थोड़ा सा घुमाया गया है लेकिन आप समझते होंगे इसका उत्तर। सही उत्तर दीजिए, कौन सा है सही उत्तर। किस रचना से प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है? चारों में से आपको सही बताना है और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, युगवाणी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा, साहित्यलोचन कृति के रचनाकार हैं। साहित्यलोचन, साहित्यलोचन आपको बताना है कि ये किसकी कृति है और इसे आप जानते होंगे। साहित्यलोचन इन चारों ऑप्शन में से किसकी है? और उम्मीद है कि आपने इसका सही उत्तर दिया होगा। सही उत्तर है श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी की कृति है साहित्यलोचन। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। ये किसने माना है कि सूरदास जी ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं? और मान्यवर लोग हैं, पहले हैं आपके शुक्ल जी, दूसरे हजारी प्रसाद जी, तीसरे नामवर सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी। चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, ये बात किसने कही है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको उत्तर लगाना है सही ऑप्शन पे। सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, सही उत्तर आपको बताना है। और ज़्यादातर मित्र लोग शुक्ल पे लगाएंगे लेकिन सही उत्तर शुक्ल नहीं है और सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है और सही पे टिक लगाना है। ब्रज के प्रथम कवि सूरदास जी को मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और वही प्रश्न रिपीट हुआ है इस पीडीएफ में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, निराला की किस कविता संग्रह का संपादन महादेवी वर्मा ने किया है? बताइए कौन सा है सही उत्तर। निराला जी की किस कविता संग्रह का संपादन महादेवी ने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनामिका का किया है कि गीतिका का किया है कि नए पत्ते का कि अपरा का? चारों में से कौन सा है सही उत्तर? कौन सी ऐसी कृति है, कौन सा ऐसा काव्य संग्रह है जिसका संपादन महादेवी वर्मा ने किया है, लेकिन वो है निराला जी की? चुनिए सही उत्तर कौन सा है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, कौन सा है सही उत्तर। और मित्रों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अपरा। तो निराला जी की अपरा कृति का संपादन किया था महादेवी वर्मा ने। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको बहुत अच्छे से सावधानीपूर्वक सॉल्व करना है और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सीता अनुसुईया, सीता जी और अनुसुईया जी, इन दोनों का संवाद रामचरितमानस के किस कांड में है? आपसे पूछा किस कांड में है दोनों का संवाद। सही उत्तर आपको चुनना है, किस कांड में इन दोनों लोगों का संवाद किया गया है। ये देखिए, ऐसे भी प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। और दोस्तों सही कांड है अरण्य कांड। अरण्य कांड में
दोनों का संवाद हुआ है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए, अरण्य मतलब होता है जंगल। तो जंगल में सीता जी और अनुसुईया जी जंगल में मंगल कर रहे थे ये लोग। अनुसुईया आपको ऐसे याद रख लेना है, सीता और अनुसुईया जंगल में मंगल कर रहे थे, अर्थात अरण्य कांड में इन दोनों का संवाद है। बेहतरीन प्रश्न है और सही उत्तर अरण्य कांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, चूँकि आपके परीक्षा में कुछ व्याकरण के भी प्रश्न होंगे, संस्कृत के भी होंगे टीजीटी वाले यूपी टीजीटी में, और व्याकरण के तो होंगे। तो ये है व्याकरण का प्रश्न, लंबोदर कौन सा शब्द है, मतलब किस प्रकार का शब्द है लंबोदर? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या तीनों ही कोटियों में आता है? आपको चुनना है कि लंबोदर कैसा शब्द है, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। तो दोस्तों सही उत्तर इन चारों में से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो वो अब ये अब दो शब्द हैं, लंब और उदर, दोनों मिल गए और एक खास संज्ञा के लिए, अर्थात गणेश जी के लिए रूढ़ कर दिए गए। तो इसलिए योग रूढ़ शब्द इसमें सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी व्याकरण का है। आपको बताना है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऐसे प्रश्न प्रायः परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको कैसे इसका उत्तर चुनना है? चुनिए। पहला ऑप्शन कंठ, दूसरा मूर्धा, तीसरा है दंत और चौथा है तालु। इन चारों में से घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? टिक लगाइए, कौन सा है सही उत्तर। और आपको इस ऐसे प्रश्नों की तैयारी के लिए जो संस्कृत के सूत्र हैं, संस्कृत के जो सूत्र हैं उनको याद रखना चाहिए, ताकि आप तुरंत ऐसे प्रश्नों को हल कर सकें बिना किसी गलती के। अब इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। तो इस सूत्र में ही निहित है कि अ और क वर्ग, ये क वर्ग, तो क वर्ग में आप जानते हैं आ जाएगा क, ख, ग और घ। तो आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, कंठ है। तो सही उत्तर इस तरह से बिना गलती के आप पता कर पाएंगे। तो मित्रों, अपनी तैयारी को अगर आप ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि परीक्षा हाल में आपसे इस तरीके के व्याकरणिक प्रश्न गलत न हो, तो सूत्र के द्वारा आप याद रखिए, सही और सटीक उत्तर दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सही उत्तर कंठ हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्तियों वाला प्रश्न आपके समक्ष आया है। छछूदर के सर में चमेली का तेल, ये बात, अब इसका अर्थ आपको चुनना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगा देना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। इन चारों में से सही उत्तर चुनना है। छछूंदर के सर में चमेली का तेल, ऐसा आपको तो चुनिए इन चारों में से कौन सा है सही उत्तर, कौन सा है सही उत्तर। थोड़ा सा पढ़ के देखिए कौन सा है सही उत्तर, आप निकाल पाएंगे।
तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता ऐसे प्रश्नों को हल करना, ताकि मतलब आप ऐसे जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सटीक जानते हो। ये एक लोक में प्रचलित है और आप इसका अर्थ व्यवहारिक रूप से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप इसे कंठस्थ किए हों ये ज़रूरी नहीं है, आप इसे व्यवहारिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। पढ़िए ध्यान से। छछूंदर के सर में चमेली का तेल अगर रख दिया जाए तो छछूंदर बहुत ही ओछी और छोटी चीज़ है, चमेली का तेल बड़ा है। तो आप ऐसे इसको कोरिलेट करके सही उत्तर लगा सकते हैं। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। छछूंदर के सर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। तो आपने सही पे टिक लगाया है। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार कौन सा अलंकार है? आपको चुनना है इन चारों में से सही उत्तर। उपमा अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है, या नियुक्ति है या अतिशयोक्ति है? चारों में से सही उत्तर आपने चुन लिया होगा। कौन सा है सही उत्तर? और सही उत्तर है मित्रों इसमें अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार आप जानते ही हैं, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की बात कर दी जाती है, मतलब निशाना कोई और रहता है और तो उसको उसके लिए कही जाती है अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। मतलब अब तो सखी दोस्त मित्र गुलाब में अब कटीली डाल ही बची है, मतलब कोई बड़ा सा साम्राज्य रहा होगा फिर वो मिट गया, थोड़ा सा कुछ बचा होगा। तो वही मतलब अच्छे दिन थे, अब संकट के दिन हैं। तो एक अन्योक्ति वाली आपसे बात की जा रही है। तो सही उत्तर इस तरह से आपको विश्लेषण करके इन उदाहरणों में से अलंकार को निकाल लेना है और अपने प्रश्न को सही तरीके से हल करना है। सही उत्तर है अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि आखिरी कलाम जायसी द्वारा किसके काल में लिखी गई? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आखिरी कलाम जायसी द्वारा किसके काल में लिखा गया? पहला ऑप्शन शेरशाह के, हुमायूं के, बाबर के या शाहजहां के? चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। आखिरी कलाम जायसी ने किसके काल में लिखा है? शेरशाह, हुमायूं, बाबर और शाहजहां? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है सही उत्तर। आखिरी कलाम जायसी द्वारा किसके काल में लिखा गया? और सही उत्तर है मित्रों बाबर के काल में। तो बाबर पे आपको ट्रिक लगाना है। सही उत्तर है बाबर के युग में आखिरी कलाम लिखी गई। चलिए देखते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का अगला प्रश्न। सूरदास प्रश्न है, सूरदास गृहस्थ मानस के कवि हैं। ये कोटेशन देखिए, सूरदास जी गृहस्थ मानस के कवि हैं। ये कोटेशन किसका है? ये कथन किसका है? ऑप्शन है नंदलाल वाजपेयी, नंद किशोर नवल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और परमानंद श्रीवास्तव। चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। और ये महत्वपूर्ण कोटेशन सूरदास गृहस्थ मानस के कवि हैं, ये किसका है? बहुत ही आले दर्जे का प्रश्न है और आपको उत्तर चुनना है। और सही उत्तर है मित्रों रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। तो ये महत्वपूर्ण कोटेशन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा सूरदास गृहस्थ मानस के कवि हैं। चलते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रेमचंद्र पे है और इस क्वेश्चन को आप जानते हैं, इसे आप हल कर पाएंगे। प्रेमचंद्र से संबंधित जो नहीं है उसे आपको बताना है। एक है कलम का सिपाही, एक है कलम का मजदूर, एक है कलम का जादूगर और उक्त सभी प्रेमचंद्र से संबंधित हैं। तो आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है। चारों में से कौन सा है सही उत्तर। मज़ेदार प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्नों में लोग गलतियां कर देते हैं। आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है और चुनना है सही उत्तर। चुनिए कौन सा है सही उत्तर। और दोस्तों सही उत्तर है कलम का जादूगर। ये जो है ये प्रेमचंद से संबंधित नहीं है, ये तीनों हैं। इन तीनों के बारे में, ये कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, ये आप सब जानते हैं और कलम का जादूगर प्रेमचंद्र से संबंधित नहीं है। तो ऐसे ही आपको नहीं छांट लेना है और ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलिए इस वीडियो का और एक बेहतरीन प्रश्न है लोकवादी तुलसीदास। ये बुक है लोकवादी तुलसीदास। आपको बताना है कि इस लोकवादी तुलसीदास आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। ऑप्शन है जिसके लिए शिव कुमार मिश्र जी, रमेश कुंतल मेघ जी, विश्वम्भर नाथ उपाध्याय जी और विश्वनाथ त्रिपाठी जी। चारों में से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चारों में से सही उत्तर आपको चुनना है। लोकवादी तुलसीदास नामक पुस्तक किसकी है? सही उत्तर पर टिक लगाइए कौन सा है सही उत्तर। और आप हमारे साथ साथ अपनी तैयारी को भी देखेंगे कि आपने कितने प्रश्न इसमें से सॉल्व किए बगैर हमारे उत्तर देने के पहले, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। विश्वनाथ त्रिपाठी मित्रों सही उत्तर हैं। लोकवादी तुलसीदास नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आता है, ऐसे ही प्रश्न और चाहते हैं, तो इस हिंदी टीच एजुकेशन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी से लटकाए भागे जा रहे हैं सीना फुलाए हुए। ये पंक्ति किसकी है? लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी से लटकाए भागे जा रहे हैं सीना फुलाए हुए। ये पंक्ति मुक्तिबोध की है, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, या रघुवीर सहाय की है, या कुंवर नारायण की है। चारों में से सही उत्तर आपको चुनना है कि ये जो लोकतंत्र की परिभाषा एक तरीके से अपने कोटेशन में दी गई है, तो आपको चुनना है सही उत्तर। चारों में से सही उत्तर किसका हो सकता है? और आपने सही पे टिक लगाया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दोस्तों तो ये लोकतंत्र पे इन्हीं की परिभाषा है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा मित्रों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।